हेलो, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे वेव्स के अंदर एनर्जी के बारे में, एंड मैंने आपको बताया था, कंपेयर करवाया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी वेरिएशन इन केस ऑफ एसएचएम एंड दैट ऑफ अ पार्टिकल। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे एंड उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे बच्चों, ठीक है। तो टुडेज टॉपिक इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या टॉपिक है आज का? आज का टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो चलिए सोचें। ठीक बच्चों, सुपरपोजिशन हम लोगों ने पहले कर लिया था। आपके एसएचएम के अंदर मैंने बताया था 2 एसएचएम को ऐड करने से क्या होता है। तो सुपरपोजिशन वापस से यहाँ पे फिर से आता है। हालांकि मैं आपको वापस कराऊंगा, बट ध्यान रहे कि आप उसके लिए तैयार रहें, है ना, क्योंकि हम वेव्स जैसे स्ट्रिंग वेव अभी चल रहा है, इसके बाद हम लोग साउंड वेव पढ़ेंगे, है ना। तो आई विल बी फॉलोइंग द मॉड्यूल सो दैट कि आप बिगनर बॉक्स की प्रैक्टिस कर सकें, है ना, एंड आप लोग आगे मेरे साथ साथ भी बढ़ सकें, है ना, एक्सरसाइज के अंदर और हर जगह पे आपको मदद मिल सके, ठीक है। तो आई विल बी फॉलोइंग द मॉड्यूल। तो आप ध्यान से देखिएगा कि स्ट्रिंग वेव के छोटे से सेक्शन के बाद देयर विल बी a starting of a sound wave। के बाद हमें साउंड वेव का डिस्कशन करना है, एंड देन आफ्टर साउंड वेव, है ना, साउंड वेव में वेलोसिटी कैसे आगे बढ़ती है एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, क्योंकि साउंड मीडियम की रिक्वायरमेंट को रखता है। तो मीडियम के अंदर आपकी गैसेस भी हो सकती है ना। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गैस देन डेफिनेटली पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाला आपका इक्वेशन आ जाता है, क्योंकि गैस का इक्वेशन वही है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सारी चीजें आ जाती हैं। अक्सर बच्चों के मन में एक वहम बैठा हुआ होता है कि यार इसके लिए तो थर्मोडायनेमिक्स आनी चाहिए, है ना। थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक पार्ट तो आपका केमिस्ट्री ने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो थोड़ी बहुत चीजें आपको ऑलरेडी पता है। तो अब इसका मतलब यहाँ पे हम लोग उनको कैच करके आगे फटाफट बढ़ सकते हैं। द रीजन वाई वी आर टेकिंग दिस चैप्टर वेव बिफोर देन थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी वेरी क्लियर। उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि आपको एसएचएम का आइडिया होता है तो तुरंत आप उसको वेव पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू कैन बी मोर कंफर्टेबल हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो दिस इज द रीजन। तो परेशान ना हो, है ना। इक्वेशन दिखे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की, तो उससे परेशान बिल्कुल भी ना हो, है ना। उसका कोई इतना बड़ा एम्फेसिस नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रिंग, ध्यान से देखिए, ये वही रस्सी है जिसको चंटू बंटू दोनों ने जो है पकड़ रखा है, ठीक है। चंटू एंड बंटू बोथ आर प्लेइंग टग ऑफ वॉर, है ना। तो उन्होंने रस्सी को इस तरीके से पकड़ रखा है। आफ्टर सम टाइम द रस्सी इज गोइंग टू मेक अ वेव लाइक दिस, है ना। रस्सी इस तरीके की एक वेव बना लेगी आपके सामने, आप देखें, ठीक है। अब मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये पोर्शन जो बहुत छोटा सा था dx लेंथ का, है ना, इसी को मैंने प्रोजेक्ट करते 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 मैं इसको नीचे लेके आया, तो आई सॉ कि यही छोटा सा एलिमेंट स्ट्रेच होके इतना बड़ा हो गया है ना। ध्यान से देखिए, यही छोटा सा एलिमेंट जो ऊपर dx का लिखा हुआ है, यही छोटा सा एलिमेंट स्ट्रेच होके क्या हो गया, ds का हो गया है, एंड दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली dx, ठीक है। तो ये dx है तो इसे dy मान लेते हैं। तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो। एंड इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल आई एम एबल टू राइट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर इज इक्वल टू ds का स्क्वायर। आई कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। तो अब मुझसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। यू वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ऊपर वाले से नीचे वाले स्टेट में जब आ रहे हैं हम लोग, डेफिनेटली देयर इज सम स्ट्रेचिंग, एंड अगर कुछ स्ट्रेचिंग हुई है तो डेफिनेटली कुछ वर्क डन हुआ होगा। दैट वर्क डन एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन दिस स्ट्रिंग एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे वो वर्क डन चाहिए। जरा सोच के देखिए, इस केस में वर्क डन आप क्या लिखेंगे? सोच के देखिए, इस केस में आप वर्क डन को क्या लिखेंगे, है ना। सोच के देखिए, है ना। एज यू कैन सी द स्ट्रिंग is stretched from dx to ds. As you can see, string is stretched from dx to ds. Hence, work done. चलिए मैं लिखाता हूँ आपको, है ना। As we see, string has stretched from dx to ds. Hence, work done is equals to force into displacement. ये हमारा फॉर्मूला रहा है हमेशा से, ठीक है। The same formula we can say work done is equals to T ds minus dx, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, where T is the tension, force, and that is your elongation,
dH minus dx. F dx का फॉर्मूला लग गया ना यहाँ पे आराम से. Work done will be equals to F into dx. Now the same work will be stored in the form of energy. So I can write down U equals to T ब्रैकेट. क्या ds की वैल्यू को यहाँ से लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ दिस एंटायर टर्म. तो मैंने लिखा dx स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर. ये होल ब्रैकेट लगा देना, ऐसा ना हो कि x स्क्वायर दिखाई दे. ठीक है, माइनस ऑफ dx ब्रैकेट क्लोज. ये एक्सप्रेशन है. ठीक है, भले ही बड़ा लगे तो इसे बड़ा लिखे, है ना. ये एक्सप्रेशन है आपके सामने. ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट में से अब आपसे कहूंगा कि dx को बाहर यूं निकाल लीजिए सो दैट यहाँ पे जो टर्म है वो बन जाए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, थोड़ा प्रूफ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे. हालांकि आपको अच्छी तरह पता है मॉड्यूल प्रूफ नहीं देता है ना. और मॉड्यूल कहता है कि आप तो डायरेक्ट रिलेशन को सीधे सीधे एब्जॉर्ब कर ले. बट ये प्रूफ मैं सिर्फ आपको इसलिए करा रहा हूँ, इसको याद मत करिएगा, ना ही रटने की कोई कोशिश करनी है हमें इस प्रूफ को. मैं प्रूफ आपको सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ कि मैं आपको ये बता सकूं कि एक वेव के अंदर एनर्जी किस प्रकार स्टोर होती होगी. एक रस्सी वाली वेव के अंदर किस प्रकार एनर्जी स्टोर होती होगी एंड किस प्रकार उसकी एनर्जी चेंज होती होगी एंड उसकी फीलिंग आपको यहीं से मिल पाएगी, है ना. तो ये करना जरूरी है. आप ध्यान से देखेंगे जब आपके हाथ में रस्सी होगी, आप उसको यूं खींच रहे होंगे तो वो रस्सी आवाज करती है. अगर किसी के घर में खाट है पुराने टाइम वाला जिस पे रस्सी बांध के जो है उसको टाइट कर करके उसके ऊपर लेटा जाता है, या फिर कोई गोवा गया है और दो पेड़ के बीच में वो जो हम रोप वाला कुछ झूला लगाते हैं एंड देन उसके ऊपर झूलने की कोशिश करते हैं, तो जब आप उस पर बैठते हैं तो वो रस्सी आवाज करती है. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेच हो रही होती है. तो ये सारी चीजें वो वहाँ पे स्ट्रेचिंग जो उसकी हो रही है दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो आपको समझ में आना चाहिए, वो यहीं से समझ में आएगा. नाउ व्हाट आई कैन डू इज दिस अंडर रूट कैन बी ट्रीटेड एज दिस पावर हाफ, है ना. ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ. नाउ if you can see here I can apply the binomial theorem. So by binomial theorem I can write down u is equals to t into dx 1 plus half dy by dx का whole square minus 1. इस 1 ने इस 1 को काटा, hence I can write down du by dx, इसको du लिखा and du by dx is equals to t by 2 into dy by dx का whole square. ध्यान से देखिए, ये आपका एक्सप्रेशन सामने है. ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ. ध्यान से देखिए, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ. ठीक है, फटाफट से इसको बॉक्स बना के और हाईलाइट कर दीजिए. दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ. अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसी एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया. मुझे नहीं पता कि इस इक्वेशन की नंबर हमें क्या लिखनी चाहिए. आप जो ऑर्डर में चल रहे हैं हम लोग उस से अपना इसका नंबर डिनोट कर दीजिएगा, है ना. बस हाँ, मुझे ये पता है v वेलोसिटी ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग इज एक्चुअली इक्वल्स टू t बाय म्यू. तो आई कैन राइट डाउन t कैन बी रिटन एज v स्क्वायर इंटू म्यू. ये मैं लिख सकता हूँ, ये मुझे पता है. तो वहां पे मुझे इसे रिप्लेस करना पड़ेगा. du बाय dx कैन बी रिटन एज v स्क्वायर म्यू बाय 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये डी वाई बाई डी एक्स भी रिप्लेस हो जाए तो y की वैल्यू थी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. फटाफट से इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए. डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होती है a के इनफैक्ट माइनस का a के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. ठीक है, ये सीधे सीधे यहाँ डलेगा. डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर म्यू अपॉन 2 ब्रैकेट में आया a स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना, ब्रैकेट लॉ. ये आपका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे बन गया और ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ. ठीक है, अगर आप इस डी यू बाय डी एक्स का एवरेज निकालेंगे बेटा, है ना, तो आपको सिखा चुका हूँ कॉस स्क्वायर का वैल्यू हमेशा हाफ आता है. तो इट विल बी 1/4 म्यू वी स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर. ठीक है, तो आप इसे यूं भी याद रख सकते हैं. ठीक है, ये इसकी एवरेज वैल्यू है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ. रस्सी काफी लंबी होती है हमेशा, तो पर यूनिट लेंथ की एनर्जी इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं. फिर इस इक्वेशन को भी नाम दीजिएगा एंड इस इक्वेशन को भी नाम दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. अब आगे बढ़ेंगे. जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक टर्म और आनी चाहिए, है ना. डी यू बाई डी एक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पावर हम लोगों के लिए निकालना, है ना. आप ध्यान से सोचेंगे तो फिजिक्स में शुरुआत से कुछ चीजों के ऊपर फोकस किया गया है.
दैट इज वर्क एनर्जी इन पावर। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहा था। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है du है ना, वो ब्लू वाली इक्वेशन है जो मैं उसी को लिख रहा हूँ, हाफ म्यू v स्क्वायर a स्क्वायर k स्क्वायर, खत्म ही नहीं होते स्क्वायर, cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। ये dx मैंने नीचे से उधर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ आई डिफरेंशिएट with respect to time. Now differentiate with respect to time, then you will get du by dt is equals to half mu v square a square k square cos square omega t minus kx into dx by dt। ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ आ गया। Now this is what, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो this is what, this is power generated due to potential energy. This is power generated due to potential energy and this power is right now a function of time। बेटा ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत ना हो। ध्यान से देखिए बेटा, एकदम ध्यान से देखिए, दिख रहा क्लियर एकदम, ठीक है। अच्छा, कई बार अगर आपको ये टर्म्स बड़ी लगने लगे, है ना, जैसे ये टर्म बहुत बड़ी लग रही है, तो आप इसका एक ये समाधान भी निकाल सकते हैं। हमने आज तक पढ़ा v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, है ना, तो हमें ये भी पढ़ा कि v इक्वल टू ओमेगा बाय के, तो हम ये भी लिख सकते हैं v स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, है ना। कई बार अगर आपको लगने लगे कि यार नहीं यार ये टर्म और ये इक्वेशन बहुत बड़ी हो जा रही है और मुझसे याद नहीं हो रही है ना, अगर आपको ऐसा लगने लगे तो आप यहाँ पे स्टेप उठा सकते हैं। जैसे ही आप इस स्टेप को उठाएंगे, ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है आपका du by dt, दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बिकम हाफ इंटू म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टाइम माइनस के एक्स इंटू v। ये v वेव का ही है, वापस से अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। दिस इज रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन वेव, ठीक है। ये इसका हमारे लिए एक्सप्रेशन है। क्लियर है बात एकदम? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक। अब अगर ध्यान से देखा जाए और अगर आप दोनों एनर्जीज को कंपेयर कर पा रहे हैं, पोटेंशियल को भी और काइनेटिक को भी, तो आप देखेंगे कि दोनों के एक्सप्रेशन जो है ना बेटा वो एज इट इज आए हैं, है ना। ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों के एक्सप्रेशन जो है एकदम एज इट इज इक्वल आए हैं। तो अगर दोनों के एक्सप्रेशन एज इट इज इक्वल आए हैं तो मैं कह सकता हूँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ वेव, ठीक है, यानी कि dt अपॉन dx इज इक्वल टू, हमने क्या किया है, du by dx प्लस dk by dx किया है। तो आई कैन राइट डाउन 2 into half म्यू ओमेगा स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dt by dx कैन बी रिटन एज म्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स। आप भी सोच रहे होंगे सर कितनी सारी मैथ्स लिख रहे हैं, क्या जरूरत है इस चीज की। वाकई में बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इधर कोई जरूरत नहीं है इसकी। तुरंत रिजल्ट पे आऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे इस चीज के ऊपर। अब यहाँ पे ये आपके पास जो है टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो चुका है, ये रेडी हो चुका है टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन पर यूनिट लेंथ के लिए। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी यानी कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टोटल एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। तो आपको पता है dx जाएगा वहां पे dx by dt होगा, तो ये म्यू v ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टोटल एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टोटल एनर्जी इन अ वेव, ठीक है ना, ये वो एक्सप्रेशन आ गया। अब रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टोटल एनर्जी इन अ वेव इज व्हाट, एक्चुअली पावर ऑफ वेव, इसी को पावर ऑफ वेव कहते हैं। बट क्योंकि इस पावर के एक्सप्रेशन में cos स्क्वायर का टर्म आ रहा है और हमें एक ऐसा आंसर चाहिए जो कांस्टेंट आंसर हो, तो हम क्या करते हैं कि पावर का एवरेज कैलकुलेट कर लेते कोपचा लगा के। एंड आप जानते हैं cos स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या है, इट इज हाफ। तो हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू v, ये हमारा एवरेज पावर का फॉर्मूला बन जाता है। इसे ट्रिपल स्टार बना के रखें, दिस इज व्हाट, 5 स्टार बना दें। यही है वो इक्वेशन जो कंटिन्यूसली बार काम आने वाली है। एक बार नहीं 100 बार काम आएगी, यही इक्वेशन काम आएगी, इसी को याद रखिएगा बस, सिर्फ और सिर्फ। क्लियर एकदम, थका दिया भाई, डेरिवेशन बढ़ा था, है ना। तो ये इक्वेशन है जिसके लिए हमने पूरी मेहनत की है।
है ना। पहली चीज तो जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट जिसके कारण मैंने इतनी मेहनत आपसे करवाई वो ये है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन चाहे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन दोनों के सेम आए हैं, सबसे बड़ी बात है। जबकि वहां पे ऐसा नहीं होता था एसएचएम के अंदर, वहां पे दोनों अलग अलग फंक्शन आते थे, एक साइन का आता था एक कॉस का आता था, है ना। इन दोनों को जोड़ते थे तो वो 1 हो जाता था, बट यहाँ पे सब दोनों सेम आए। एसएचएम में क्या होता था, एक एनर्जी बढ़ती थी दूसरी घटती थी, यहाँ पे दोनों एनर्जीज एक साथ बढ़ती है और दोनों एनर्जीज एक साथ घटती हैं। ये खास बात आपको देखने को मिलेगी और यही चीज मैं शायद लास्ट क्लास में भी बोला था और वापस आज फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट टर्म है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटेंसिटी, ठीक है। जो नेक्स्ट टर्म है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटेंसिटी। हेडिंग डालिए इंटेंसिटी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव लिखिए फटाफट। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज बेसिकली पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मीडियम, ठीक है। इट इज वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर 3 डायमेंशनल वेव्स रेडिएटिंग इन ऑल डायरेक्शंस। 3 डायमेंशनल वेव्स रेडिएटिंग इन ऑल डायरेक्शंस, एग्जांपल साउंड, लाइट एक्सेट्रा, ठीक है। ध्यान से देखिए, intensity is equals to power per unit area. In fact, I can write down energy per unit area per unit time. This is what we call intensity. ठीक है, इंटेंसिटी का कंसेप्ट समझना है और समझेंगे आज, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, पहले तो इसकी यूनिट देख लें। यूनिट होगी इसकी वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है, ठीक। एसआई यूनिट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसी का डायमेंशन आप लिख लें अपने आप फटाफट। एक इम्पोर्टेंट बात है जो हर बार आपको कर लेनी चाहिए नई यूनिट मिलते ही। हालांकि एक डायमेंशन का बहुत बड़ा पहाड़ इकट्ठा हो चुका होगा आपके पास, काफी सारी नई डायमेंशन आ गई हैं आपके पास, मगर कंटिन्यू बेसिस पे बस एक काम ये कीजिएगा कि फॉर्मूला याद रखेंगे ना, तो फॉर्मूला की मदद से ही जो है आप आराम से डायमेंशन तक कभी भी पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो अब तक के लेक्चर का सबसे खास पार्ट यही था कि एसएचएम में और वेव में एनर्जी किस प्रकार वेरी करती है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और समराइज कीजिएगा अपने शब्दों में, अपने स्टेटमेंट्स लिखिएगा नोट्स के अंदर एंड उन स्टेटमेंट्स को जो है मुझ तक पहुंचाइएगा, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दूंगा इंटेंसिटी का, और इंटेंसिटी बच्चों एक ऐसा कंसेप्ट है जो यहाँ भी आएगा और अगले साल 12th में फिर से आएगा। और अगर आप 12th में आंसर देंगे क्लास में बैठ के, सपोज आपके हाथ खड़े हुए सबके, तो मजा आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब उसको हम उसी लेवल पे पढ़ेंगे। अब से कुछ दिनों बाद संक्रांत आने वाली है और जहां तक मुझे लगता है हम सभी लोग उसको मजे से मनाने वाले हैं। तो पतंग उड़ाने के लिए डीजे वीजे लगाया जाता है, साउंड सिस्टम लगाया जाता है और काफी धाधूम मचाई जाती है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं भी वही कर रहा हूँ यहाँ पे। आई एम कीपिंग अ स्पीकर है ना। स्पीकर से साउंड वेव्स निकल रहे हैं। अगला चैप्टर साउंड आने वाला है, इसलिए साउंड के टर्म्स में ही समझा रहा हूँ। साउंड वेव्स निकल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए बोस का साउंड सिस्टम लेके आए हैं, बहुत पैसा खर्च किया है ना, और प्रीमियम क्वालिटी साउंड चाहिए था, बिल्कुल एकदम शानदार, डुचुक डुचुक मस्त एकदम बीट्स, शानदार बीट्स चाहिए थे, नए नए गाने बजाने थे, है कि नहीं, बहुत ही बढ़िया वाले गाने, ठीक है। तो ये साउंड वेरी चारों तरफ, ठीक है। 3 डायमेंशन मतलब हर तरफ जाएगी साउंड, यूं, ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा हर स्पीकर का कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है बच्चों, है ना। हर स्पीकर का कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है, ठीक है। तो इस स्पीकर का क्या वोल्टेज है, ठीक है। सपोज कीजिए 2000 वॉट आपके इस स्पीकर का वोल्टेज है। क्या है आपका 2000 वॉट इस स्पीकर का वोल्टेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 2000 जूल्स पर सेकेंड, है ना। मैं कह सकता हूँ 2000 जूल्स पर सेकेंड ये पर्टिकुलर एनर्जी थ्रो करेगा। क्या करेगा, ये एनर्जी थ्रो करेगा। ओके, आप ऐसा सोच लिया, आप ऐसा सोचना, ये चीज आपके ईयरफोन्स पे भी एप्लीकेबल है, कान में जो हम लगाते हैं, और आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा इनके साथ में। एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब जो स्पीकर आप परचेज करके लाए हैं मार्केट से, वूफर वगैरह जो आपने लिया है, इंस्टॉलेशन किया है कहीं पे भी, वो स्पीकर अगर 2000 वॉट का है तो इसका मतलब वो 2000 जूल की एनर्जी बाहर फेंक रहा है। आप कैच करिए या मत करिए, आप कान बंद रखिए या कान खुले रखिए, उसको बनाया गया है हर सेकंड में 2000 खींचेगा बिजली से एंड वो 2000 बाहर फेंकेगा। उसको यही करने के लिए बनाया गया है, ये उसका काम है, वो मशीन है, वो वही काम करेगी, ठीक है। अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूं कि इस जगह पे, इस पहला गोला जो ये फर्स्ट स्फीयर है, ये स्फीयर, ठीक है,
एक्चुअल में क्या है कि मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि आप इस 2000 जूल को 2000 रुपए समझो, है ना, 2000 रुपीज, आराम से समझ में आएगा, देखना ध्यान। पहले गोले में ये साउंड जिनके पास पहुंच रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। पहले गोले में ये साउंड पहुंची, साउंड अपने साथ में 2000 जूल की एनर्जी लेके जा रही है, 2000 रुपए लेके जा रही है। साउंड जिसके पास जा रही है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन सारे लोगों के पास, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा देता हूँ, इंटेंसिटी का टॉपिक चल रहा है। फर्स्ट गोले में सारे लोगों पे एनर्जी कितनी? तो आप कहोगे सर 2000। तो आप लोगों के क्या? तो आप क्या बोलोगे? सर 2000। मैं कह रहा हूँ 10 लोगों के पास जो एनर्जी पहुंची वो कितनी? तो आप कहोगे 2000। कितनी देर में पहुंची? पर सेकंड में पहुंच रही, मैंने हर सेकंड में उन सभी के पास 2-2000 रुपए, सभी के पास 2000 रुपए। बट अगर मैं बोलूं पर पर्सन कितने पहुंच रही है, पर पर्सन कितनी? तो आप कहेंगे सर 2000 डिवाइडेड बाय 10, इट इज ओनली 200 रुपीज या 200 जूल्स। इसी फैक्टर को हम कहते हैं इंटेंसिटी। इसी फैक्टर को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। यानी कि पर यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी गिर रही है, यानी कि पर यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी गिर रही है। आगे चलो, दूसरे घेरे में बात करते हैं, सेकंड गोले में। ठीक है, ये एग्जांपल है, इसको एज इट इज रिलेट मत करना। ऑब्वियसली सर्कल बड़ा है, तो यहाँ पे जो है 20 लोग खड़े हैं सपोज, ठीक है। सेकंड गोले में 20 लोग, सारे पे एनर्जी कितनी? 2000। सारे पे एनर्जी कितनी? 2000। पर पर्सन कितनी? आंसर इज 2000 अपॉन 20, 100 जूल का मतलब एक इंसान के पास कम आवाज पहुंची, पर पर्सन के पास कम आवाज पहुंची, तो वो ये कहेगा यार मुझे पीछे से मजा नहीं आ रहा, मुझे आगे जाना। क्या यही होता है? क्या जब कभी भी कहीं म्यूजिक प्ले कर रहा होता है और हम जितना ज्यादा दूर होते हैं, बीइंग आवर सेल्फ इंडिविजुअल, है ना, बीइंग आवर सेल्फ इंडिविजुअल, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल दूर कहीं पे, यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे साउंड सिस्टम बज रहा है, सपोज ये केकेवी चौक पे बज रहा है, यू आर एट क्रिस्टल मॉल राइट नाउ। इस पूरे घेरे के अंदर अभी भी, इस पूरे सर्कल के अंदर अभी भी, कौन सा सर्कल है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवें घेरे के अंदर, पूरे सर्कल के अंदर अभी भी 2000 जूल एनर्जी पहुंच रही होगी पूरे सर्कल में। बट अगर आप अकेले की बात करोगे तो उसके पास तो कम ही पहुंचेगी। ठीक है, द लॉजिक हियर इज, द लॉजिक इज, मैं अब शॉर्ट में समराइज करके समझा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इधर का आपका रेडियस है R1, इधर का आपका रेडियस है R2। ठीक है, अगर ये जो डिवाइस है इसकी एनर्जी E है ना, ये इसका आप मान लीजिए पावर P है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस जगह पे पावर P1 है, इस जगह पे पावर P2 है, तो पूछूं दोनों जगह पे पावर कितनी आ रही है? पावर माने एनर्जी कितनी आ रही है? E1 एनर्जी है, E2 एनर्जी है यहाँ पे, तो आप कहेंगे एनर्जीज तो सेम आती हैं दोनों गोलों पे। तो आप क्या कहेंगे? एनर्जीज तो सेम आती हैं दोनों गोलों पे, क्योंकि पूरे सर्कल की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, पूरे स्फेयर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट दिस इज अ स्फेयर। ठीक है, दीज आर ऑल व्हाट? स्फेयर्स, क्योंकि 3D गोला बन रहा है, 3D, है ना, दीज आर ऑल स्फेयर्स। ठीक, तो एनर्जी भी सेम एंड पावर भी सेम। बट पर यूनिट की जब मैं बात करूंगा ना, पर यूनिट एरिया, तो I विल बी रिटन एज इंटेंसिटी 1, यानी कि इस जगह की इंटेंसिटी, इस जगह की इंटेंसिटी। तो I1 विल बी रिटन एज P1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर एंड I2 विल बी रिटन एज P2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। अब P1 एंड P2 तो बराबर है, hence I1 upon I2 can be written as R2 square upon R1 square. Hence I can say, hence we can say intensity is inversely proportional to R square. As we move in a bigger circle, intensity reduces. ठीक है, as we move in a bigger circle, intensity reduces, है ना? But energy and power to entire circle, entire sphere बोलता हूँ, remains same. इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप इस जगह पे सन को भी रख सकते हैं, आने वाले टाइम में सन को रखा जाएगा क्लास 12th में। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इस गोले पे, 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 सभी गोलों पे कितनी एनर्जी है? 2000। सभी गोलों पे कितनी पावर है? 2000 वॉट। सभी गोलों पे कितनी एनर्जी है? 2000 जूल। बट सभी की इंटेंसिटी जो है वो अलग अलग है। तो अगर ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की। इस तरीके से इंटेंसिटी जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे घटती चली जाएगी। तो दिस इज इंटेंसिटी।
अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला वेव के लिए क्या होगा? तो इंटेंसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू हाफ म्यू ए स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला? वी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी वेव, यही था, है ना। पावर का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, एवरेज पावर, है ना। ध्यान से देखो, क्या एवरेज पावर का फॉर्मूला यही था क्या? ऐसा तो नहीं कहीं मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, चेक कीजिए, सही है ना, एकदम सही है। अब मुझे जो है इसे एरिया से डिवाइड करके ही जो है इंटेंसिटी मिलेगी। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव दैट इज आई वेव इज इक्वल टू हाफ म्यू को मैं m अपॉन एल लिख रहा हूँ, मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, एरिया नहीं है, ये एम्पलीट्यूड है। अब एरिया जैसे ही आएगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मुझे एरिया को जो है तुरंत सेटल करना है कहीं ना कहीं, है ना। तो एरिया मैं नीचे लिख रहा हूँ, एरिया क्या L इंटू ए वॉल्यूम बन जाएगा? ध्यान से देखिए, क्या L इंटू ए वॉल्यूम बन जाएगा, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम बन जाएगा, एंड मास पर यूनिट वॉल्यूम को मैं डेंसिटी लिख सकता हूँ। तो हाफ इंटू रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी वेव, ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ वेव का एक कॉम्पैक्ट फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने। मैंने क्या किया, L इंटू ए को तुरंत वॉल्यूम बनाया, लेंथ इंटू एरिया को, है ना, और इसको मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी लिख के एरिया को मिक्स कर दिया, गायब कर दिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी, दिस इज हाउ वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। क्लियर एकदम, बात एकदम चमक रही है सभी लोगों को, ठीक है। अब आने वाले टाइम में इस इंटेंसिटी वाले फॉर्मूला का भर भर के इस्तेमाल किया जाएगा। अगेन इस पे 5 स्टार जरूर लगाइएगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इट इज, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इट इज, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। चलिए, इतना नोट कर लीजिए फटाफट, नेक्स्ट मॉड्यूल में आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, कुछ सवाल करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसे करने की कोशिश कीजिए। आपके सामने स्ट्रिंग वेव का एक फोटोग्राफ है इक्वल टू 0 के टाइम का, है ना, एंड इस फोटोग्राफ की मदद से आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली, एंड इक्वेशन भी आप ही को बनाने को कहा गया है। दोनों काम आप ही को करने हैं। स्क्रीन को पॉज करते हुए फटाफट से जो है आप ट्राई करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम अच्छी तरह जानते हैं ये और ये जो गैप है ना वेव का, ये जो ये, अच्छा पहली बात तो इस सॉल्यूशन के अंदर मुझे एम्पलीट्यूड फटाफट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मैंने लिखा, इट इज 4 × 10⁻³ मीटर, ये हमारा एम्पलीट्यूड सिक्योर हो गया। y इक्वल टू a sin ω_t -kx + 5, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन होती है। और मैं एक चीज और लिख दूं यहाँ पे, x एक्सिस पे 10⁻² मीटर के ऑर्डर में आपका सारा डेटा है, ये वाला, ठीक है। ये आपको दे रखा है जो 1.5, 3.5, 5.5, ये सारा x का डेटा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो गैप है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 से 5.5, तो क्या ये 4 दिखाई दे रहा है ना। तो आई कैन से लैम्डा इज इक्वल टू 4, ठीक है। 5.5 - 1.5, 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड 4 × 10⁻² मीटर, ये आपका लैम्डा हो गया। तो k विल बी इक्वल टू 2π/4 × 100, तो 4 25 टाइम्स, एंड 25 × 2 इज 50 पाई। तो k की वैल्यू आपकी ये आ गई। अभी आई एम नॉट श्योर कि ये माइनस यहाँ आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज माइनस लगा देने का मतलब तो आप ये कंफर्म कह चुके हैं कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। दैट इज नॉट ट्रू। आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट। मैं सिर्फ इसलिए इसको लिख रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे फाइंड आउट करनी है। ये मैं कर चुका, ये लिख रहा है, ये मैं कैलकुलेट कर चुका। अब मुझे ये और ये दोनों चीजें और बाकी हैं, ये कैलकुलेट करनी है। वो कैलकुलेट करने के लिए कुछ और डेटा चाहिए, वो डेटा मेरे पास अभी नहीं है, तो वो डेटा मैं क्वेश्चन रीड करके पढ़ूंगा। मुझे ये दिया गया है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 20 पाई है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है। पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो 20 पाई है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो Vp इज इक्वल टू -dy/dx × v वेव। क्या यही फॉर्मूला था हमारे सामने? क्या Vp की वैल्यू में 20 पाई × 10⁻² लिख दूं? क्या -dy/dx यानी कि tan 6 डिग्री लिख दूं, है ना, × v वेव यहाँ लिख दूं? यहाँ से मुझे v वेव मिल जाएगा। तो v वेव की जो वैल्यू है वो आ रही है 0.2 पाई/tan 6 डिग्री, और वो भी माइनस के साइन के साथ। तो पहला जवाब तो मुझे मिल चुका है
कि वेव जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि वेव की ये स्पीड है ना। तो यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दिया मैंने। ध्यान से देखिए, जहाँ माइनस kx लिखा हुआ था वहां मैंने प्लस का kx कर दिया है। अब जब कभी भी छोटा एंगल होता है, जैसे tan 6 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो छोटे एंगल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है tan थीटा को मात्र थीटा लिख दें। तो थीटा लिख देंगे तो 6 डिग्री हो जाएगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 कीजिएगा तो यही हो जाएगा। ठीक है, एज वी नो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, हेंस 1 डिग्री इज π/180। तो ये हमने ऐसे लिखा, पाई से पाई कैंसिल, 6 से 30 टाइम्स यहाँ पे गया, और 3 2 6 माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू मीटर। ठीक है, तो वी वेव यहाँ पे जो आ रहा है, वी वेव यहाँ पे जो आ रहा है वो माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, एंड 6 ये शो करता है कि वो उस मैग्नीट्यूड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब और आगे सोचेंगे। मैंने आपको बताया था कि वी वेव इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, and that is the reason why we can write omega by k as well. Now in this expression we already know k, है ना। तो omega is unknown, omega निकाला जा सकता है 6 into k से, तो 6 into 50 pi, यानी कि omega is actually equals to 6 by 300 pi radian per second। अब इसका मतलब ये है कि ओमेगा भी हम लोग अचीव कर चुके हैं। अब मात्र बचा है तो सिर्फ एक ही टर्म बची है, दैट इज दिस 5। एक ही टर्म बची है, दैट इज सिर्फ और सिर्फ 5। इसे कैलकुलेट करने के लिए बहुत आसान सा रास्ता है। एट x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू a sin 5। क्या सिर्फ और सिर्फ यही टर्म बच जाएगी इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, है ना। y की वैल्यू दे रखी है 2√2 इस टाइम पे, एंड a की वैल्यू दे रखी है 4। मैं दोनों की यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दे बोथ आर ऑफ सेम y एक्सिस, so they'll cancel out। तो sin phi is actually coming out as 1/√2। ध्यान से देखिए, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, and it is coming out 1/√2। Hence phi can be written as 45 degrees। अब मेरे पास तीनों चीजें आ चुकी हैं, and hence I can write the equation very well। तो समझ पा रहे हैं किस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर है बात, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। ये एक सवाल था, दैट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन। सुपरपोजिशन के सवाल जो है हम लोग आगे करेंगे, वी विल नॉट डू देम राइट नाउ। ठीक है, स्ट्रिंग वेव्स के लेवल के सवाल जो हैं वो यहीं तक हैं, इसी तरीके के हैं जो भी अभी अपन लोगों ने देखे। ठीक है, बाकी सारे सवाल जो है हम लोग आगे की वीडियोस के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, एक क्वेश्चन और कराऊं। चलिए ठीक है, साउंड के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड देन फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आखिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साउंड वेव एंड अ स्ट्रिंग वेव? ठीक है तो दोनों ही वेव्स, बट व्हाट इज द डिफरेंस? आपको भी लग रहा होगा कि सर वेव के चैप्टर में दोनों वेव्स एक साथ हैं, तो ऐसा क्या खास है दोनों के अंदर? तो खास बात मैं आपको ऑलरेडी जब चैप्टर बिगिन हो रहा था तभी बताया था। द डिफरेंस इज दिस वेव इज लॉन्गिट्यूडनल, दिस वेव इज लॉन्गिट्यूडनल, है ना। खास बात इसी शब्द में है। ठीक है, दैट मीन्स दिस वेव, इसका मतलब ये है, इट मीन्स दिस वेव ट्रेवल्स विद, ये वेव ट्रेवल करती है विद वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड इन टर्म्स ऑफ रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। इसीलिए हम लोग जो है इनको इस टर्म्स के थ्रू जानते हैं, है ना, दैट इज इन टर्म्स ऑफ रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। साउंड वेव्स में यही सबसे बड़ी खास बात। ठीक है, हेंस इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉपर फील्ड, इक्वेशन ऑफ सच वेव्स आर रिटन इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आज तक फॉर स्ट्रिंग्स के लिए हम क्या वेव लिखते हुए आए? y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, माइनस या प्लस कुछ भी आप बोल सकते हैं, kx प्लस 5, है ना। यहाँ भी माइनस और प्लस कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि y इज व्हाट? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। y इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ वेव इन मीडियम। बहुत सारा है लिखने को तो। ठीक है, तो दिस y is what? y belongs to displacement of particle of wave in a medium. Similarly, for sound हम जो लिखेंगे ना अब
इट विल बी ऑलवेज P इक्वल्स टू P नॉट, यानी कि P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, P नॉट स्टैंड्स फॉर प्रेशर, P नॉट कॉस या साइन कुछ भी जो भी यहाँ लिखेंगे हम कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई, है ना। साइन या कॉस अभी मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ भी मान लें, कोई भी एक फंक्शन यहाँ पे हो सकता है जो आगे लिखा जाए। सिमिलरली रो इक्वल्स टू रो नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव, ऐसे साउंड के लिए इस तरीके से लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप कंप्रेशन और रेयरफैक्शन और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, अगर आपकी वेव इस सेंस में ट्रैवल कर रही है तो आपने ऑलरेडी डेफिनेशंस को पढ़ा होगा, एंड उन डेफिनेशंस में आपने देखा होगा कि आपने 9th क्लास में हो सकता है शायद ये डेफिनेशंस पढ़ी हो। क्या डेफिनेशंस मैं बता देता हूँ। इन कंप्रेशन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी हाई एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल, है ना। इन रेयरफैक्शन डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम इज वेरी लो एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल के कंपैरिजन में जो है उनकी डेंसिटी काफी कम होती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है जब कभी भी हम डेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, है ना, जब कभी भी हम डेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो इट कम्स लाइक दिस। डेंसिटी इस तरीके से वेरी होती है, रो पहले इस जगह पे डेंसिटी कम, है ना, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डेंसिटी शो करनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि उसका डिटेल डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। सिमिलरली डेंसिटी यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे प्रेशर भी लिख सकते हैं। अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ कंक्लूड ना करें, है ना। अभी सिर्फ इतना देख लें कि डेंसिटी इस तरीके से वेरी करेगी और प्रेशर भी इस तरीके से वेरी करने वाला है, ठीक। सिमिलर वे में यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही लिखा करते थे कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव compressions will be lambda and distance between two consecutive rearfractions will be lambda। यहाँ पे भी हम लोगों को यही डेफिनेशंस सिखाई जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्रेशर की और डेंसिटी की इक्वेशन बनाने के लिए देयर इज अ प्रूफ। तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा कि whether you want to do the proof this match, entire match, or we just want to come directly on the formula, है ना। ये चीज आप मुझे मैसेज करके बताइएगा because then only it will be helpful for you and me, है ना। तो मैथ्स अगर थोड़ा स्किप करते हैं तो वी कैन start practicing more questions based on this as compared to the unnecessary proof which is not in our class notes, which is not required in the class notes and not even anywhere, है ना। तो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं साउंड के बारे में, है ना। तो साउंड वेव्स की खास बात यह है कि यहाँ पे जो वेव की इक्वेशन बनेगी वो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में ना बन करके यहाँ पे प्रेशर के फॉर्म में, डेंसिटी के फॉर्म में बना करेगी, ठीक है। क्योंकि यही वो फैक्टर है जो यहाँ पे वेरी कर रहा है ना। तो हम जैसे वहां पे लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस होता था, स्ट्रिंग के अंदर पार्टिकल ऊपर जाता था एंड पार्टिकल फिर नीचे भी जाता था, वैसे ही यहाँ पे एक लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस वो स्टेट है मीडियम का जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर थे और इक्वल सेपरेशन पे थे एवरेज। बट जैसे ही साउंड उस जगह पे आई, मॉलिक्यूल्स को धक्का लगा। जैसे राइट नाउ इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग, आई एम कंटिन्यूसली इजेक्टिंग सम एयर फ्रॉम माई माउथ, वो हवा जा रही है बाहर, एयर मॉलिक्यूल्स को धक्का दे रही है, दे विल बी कंप्रेस्ड। Some place in front of my mouth will be having higher number of molecules and then lower number, then higher, then lower. So there will be formation of compression and rarefaction till it is reaching to the mic of this camera, है ना। तो this is what happening. तो यहाँ पे भी वही same scenario है, the distance between two compressions lambda, distance between two rarefactions lambda, ठीक है। Now sound is categorized into 3 types, है ना। ये theory का part है। I'll simply explain you and I'll ask you to please note down in your own words because this is something which you have already studied in past classes and it is very very simple. Sound is categorized into 3 types. First is your audible, है ना। Audible sound वो sound होती है जो हमारे human ears catch कर सकते हैं, है ना। And the range of that is 20 Hertz to 20,000 Hertz, है ना। कई बार आप लोगों को चूहे की चुर चुर कुचुर कुचुर आवाज आती होगी, है ना। आपको अजीब अजीब सी आवाजें आती होंगी चूहा जब कभी भी कुछ आवाज निकालता होगा। तो बेसिकली क्या होता है, कई इंसेक्ट्स जो हैं
जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज में जब आवाज निकालते हैं तो हमें वो आवाज सुनाई दे जाती है ना। अदरवाइज कई ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो आवाज हमारे जोन में नहीं निकाल सकते, तो हम उनको नहीं सुन पाते, ठीक है। तो ऐसे कई सारे जानवर हैं, जैसे बैट्स के अंदर कहा जाता है कि वो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे कि क्या है कि हायर होती है बहुत, एंड हम लोग उनको नहीं सुन पाते, ठीक है। तो कुछ है ऐसी बातें जिनके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया होगा पहले कभी। तो दिस इज ऑडिबल साउंड्स। अनदर इज अवर अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक साउंड, है ना। अल्ट्रासोनिक साउंड्स कौन सी होती हैं? दो साउंड्स विच हैव फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज, है ना, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बैट्स। चमगादड़ जो है उससे अपनी डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं। नहीं, आपको ऐसा लगता, बचपन में भी बताया गया था कि चमगादड़ सीधे सीधे जाता है, सामने दीवार होती है बट रास्ता अपने आप टर्न कर लेता है। उसको कैसे पता चलता है कि सामने दीवार है? तो दिस इज हाउ दे कम टू नो, बिकॉज ऑफ इको, है ना। तो साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, जो साउंड सामने कोई दीवार ऐसी है जिससे साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो मुझे लौट जाना चाहिए। तो दिस इज व्हाट दे डू, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इंफ्रासोनिक साउंड्स, द साउंड्स विच आर हैविंग फ्रीक्वेंसी लेसर देन 20 हर्ट्ज। ऐसे साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से कम है, दे आर अंडर दिस कैटेगरी, दे आर इंफ्रासोनिक sounds. Obviously, they cannot be heard by the humans, and they are produced by snakes, है ना? They are produced by earthquakes, है ना? And can be sensed by many animals. जैसे कि snakes उनको sense कर सकते हैं, and even you have several times experienced this thing. You may have done कि कई बार जानवरों के थ्रू पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, because they get unconscious एट दैट टाइम, है ना। तो उनको तुरंत जो है ऑटोमेटिकली समझ में आने लगता है कि कुछ होने वाला है, एंड दे स्टार्ट बार्किंग एंड दे एक्टिंग वियर्ड, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। अदर देन दैट देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस टू अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, दे आर यूज्ड इन सबमरीन्स, सोनार का प्रिंसिपल, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है। एंड अल्ट्रासाउंड इज ऑल्सो यूज्ड टू किल एनिमल्स लाइक रैट्स, फिश एंड फ्रॉग्स। तो इसको एक बार जस्ट हैव अ लुक on the module, है ना। And in the next coming lecture, yes, we have to begin with the pressure wave. So I will be waiting for your replies that whether we will be doing the derivation in the class or not, ठीक है।